हेलो एवरीवन। अब जहाँ तक भी हमने देख डाला कि मेरे पास जो सैटेलाइट है या प्लेनेट है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, डिस्टेंस के साथ में किस तरह से होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, उससे रिलेटेड लगभग-लगभग हमने सब चीज़ कर दी। अब हमारे पास सिर्फ 2-3 और बचा हुआ है बस टॉपिक, उसको हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है? अभी ये केप्लर्स के लॉ बचे हुए हैं। उससे रिलेटेड 1 आध 2 न्यूमेरिकल कर लेंगे ऐसे छोटे-छोटे से। बहुत ज़्यादा डेप्थ में छोटे वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे जो डायरेक्टली आप 9th और 10th में पढ़ के आए हो। उसको क्या ही मतलब यहाँ पे करने से, वो लगभग-लगभग हर स्टूडेंट से बन जाता है, ठीक है? उससे पहले ब्रॉडकास्टिंग ऑफ ए सैटेलाइट मतलब के लिए देखेंगे, ठीक है? यहाँ पर तक देखेंगे और लास्ट स्टेप पे हम लोग कैसा उसके बाद खत्म करेंगे। मतलब मैक्सिमम इसके बाद अभी ये वीडियो को मिला के मैक्सिमम 3 वीडियो बोल रहा हूँ और मिनिमम 2 हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में ही कंप्लीट कर दें अगर वीडियो लंबी-लंबी बनेगी और अगर छोटी बनेगी तो 3 पार्ट में होगा। लेकिन उससे ज़्यादा अब नहीं जाएगा, ठीक? हाँ, सिर्फ़ ये तब तक के लिए जब तक हमारे पास टॉपिक रहे। उसके बाद तो फिर जितना भी है वो एडवांस का पीवाईक्यू, दुनिया भर का पीवाईक्यू वो अपन करते रहेंगे, ठीक है? चलो। तो पहले आज हम लोग अपनी नई हेडिंग अपनी देखेंगे, ब्रॉडकास्टिंग रीजन ऑफ ए सैटेलाइट, ठीक? जैसे क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करें या सिंक्रोनाइज़ ऑफ सैटेलाइट की बात करें, तो जब उसे किसी एक पॉइंट पे हम रख दिए, ठीक? मतलब क्या किए कि एक किसी डिस्टेंस पे 36,000 किलोमीटर से दूर पे रख दिया अर्थ के सरफेस से, ठीक? वो एक रीजन को हमेशा पकड़ के रखा। उस रीजन के रिस्पेक्ट में हमेशा कैसा है, रेस्ट है, एज़्यूम कर लेते हैं अभी। अगर मैं उस तरह से जस्ट एक सैटेलाइट का असम्पशन्स ले रहा हूँ, तो अगर वो रेस्ट में, तो सिर्फ़ पर्टिकुलर किसी एक रीजन तक ही वो अपने क्या पहुँचा रहा होगा, एरिया को कवर कर रहा होगा। तो अगर मुझे उसकी हाइट मालूम है, जैसे अगर मैं ये कहा कि मैं एक सैटेलाइट की मतलब अपने प्लैनेट को यहाँ पे ड्रॉ कर, ठीक? ये मेरा प्लैनेट है, ये अपने इस एक्सिस में मूव कर रहा है। मैं ये कहा कि अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे मैं जस्ट एक अपने सैटेलाइट को पुट कर दिया हूँ। तो ये सैटेलाइट अपना यहाँ पे कैसा है, पुट, ठीक? सेंटर से इसकी जो यहाँ तक मेरे पास सरफेस तक की डिस्टेंस वो रेडियस के इक्वल है और जो ये डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है हमारे पास, ये h के इक्वल है, ठीक? कुछ इस तरह से। अगर मुझे ये r और h पता हो, ठीक? h की वैल्यू मालूम है कि एक सैटेलाइट इतने पे है और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो मुझे उसका रीजन वो कितना कवर करेगा वो मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? उसका वो रीजन मिल जाएगा जितने वो रीजन पे वो अपनी लाइट को पहुँचा रहा होगा या अपने कैसे कम्युनिकेशन में जो सिग्नल को पहुँचा रहा होगा वो रीजन मिल जाएगा। तो मुझे उसका एरिया ऑफ कवर मिल जाएगा कि किस रीजन पे। तो देखो जैसे अगर वो यहाँ से कोई भी सिग्नल्स को भेजा, तो कैसे? जैसे किसी एक पॉइंट से भेजता हुआ इस तरह से ऐसे चला गया होगा, ठीक? अब यहाँ के बाद इस रीजन के बाद जितना भी सिग्नल होगा वो अर्थ के सरफेस से टेंजेंट बनाते हुए चला, क्या ये रीजन कहीं कवर हो पाएगा? नहीं। इस सिग्नल के जहाँ पर ये टेंजेंट हो गया है, इस पॉइंट के जस्ट ये कैसा हो जा रहा होगा, परपेंडिकुलर हो रहा होगा सेंटर से। अगर मैं सेंटर से एक लाइन ऐसे निकालूँ, ये जस्ट इसके ऊपर कैसा हो जा रहा होगा, परपेंडिकुलर हो जा रहा होगा। ठीक? तो अब क्या इसके पीछे के रीजन में क्या इसका सिग्नल पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाएगा। तो मुझे इसकी एरिया मिल जाएगी कि कितने रीजन को ये क्या किया होगा, कवर किया होगा। ठीक? कुछ इस तरह से। तो अब इसके सेंटर से यहाँ तक मैं एक लाइन दूँ, ये भी तो इस रीजन के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये भी रेडियस के इक्वल होगा और ये भी रेडियस के इक्वल होगा, ठीक? अब अगर ये रेडियस के इक्वल है, तो देखो यहाँ से थोड़ा-थोड़ा समझने की कोशिश करो कि एक सैटेलाइट अपने एक सिग्नल को भेज रहा है, कम्युनिकेटिंग सैटेलाइट है, तो सिर्फ इस पोर्शन को कवर कर रहा होगा, कैसा एक सर्कल के फॉर्मेट में कवर कर रहा होगा। तो वो रीजन ऑफ एरिया कितना होगा, वो कैसे मुझे मिलेगा? वो रीजन कुछ ना कुछ तो होगा। अब वो रीजन कैसे मुझे पता चलेगा? अब कई लोगों को लग रहा होगा कि सर
कुछ नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि एक सॉलिड एंगल पढ़ के बैठे। हमें ये मालूम है कि सिग्नल कुछ इस तरह से ऐसा एक कोनिकल स्ट्रक्चर बना रहा होगा, कुछ इस तरह से ऐसा कोनिकल सा बना रहा होगा। तो हम इस एरिया को बस काउंटिंग कर लेते हैं सॉलिड एंगल के फॉर्मेट से, हमारा काम। भाई आप गलत सोच रहे हो। अगर आप उतना बस सोच रहे हो तो आप देखो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे और यहाँ पर के लिए आर है, ये आर है, तो आप ये लेंथ निकाल लोगे। भाई ये लेंथ आप निकाल लोगे कि अच्छा सर ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई तो वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा। अगर एक कोनिकल बना रहा होगा ऐसा, मैं ये कह रहा हूँ इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस आ रहा है, तो ये डिस्टेंस मुझे काउंटिंग करने में कौन सी बहुत बड़ी बात है। मुझे अगर ये सॉलिड कोन की वैल्यू अगर यहाँ पे एंगल ये मालूम पड़ गई है, तो मुझे इसकी एरिया ये वाली काउंटिंग करने में क्या है। लेकिन आप गलत हो। आप ये सोचो, क्या आपके पास ये सरफेस में ये एरिया ने काउंटिंग करनी है क्या? ये एरिया तो एक डिस्क के टाइप का, ये डिस्क के टाइप का दिख रहा है, जो कि उसकी कौन सी है, अर्थ की एरिया नहीं है। मुझे क्या चाहिए, ब्रॉडकास्टिंग रीजन ऑफ ए सैटेलाइट। सैटेलाइट कितने रीजन तक पहुंचा पाएगा? तो एक्चुअल में जो सैटेलाइट अपनी एरिया को कवर कर रहा होगा वो ये पूरा रीजन होगा, ये पूरा रीजन होगा। तो आपको ये सरफेस चाहिए ऐसा, हाफ ऑफ वाउ और कुछ इस तरह से इस रीजन पे पूरा मेरे पास सैटेलाइट अपने सिग्नल को पहुंचा रहा होगा। और इस सैटेलाइट को अगर ये स्फेरिकल, इसको एक पॉइंट साइज का जूम करूं, ये कहां चारों डायरेक्शन में सिग्नल पहुंचाएगा, तो चारों सर्कल में ऐसा कुछ। तो मुझे इसके सॉलिड एंगल से अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे सॉलिड एंगल किसका चाहिए होगा, ये मेरे पास सॉलिड एंगल किसका चाहिए होगा, मुझे इसके लिए चाहिए होगा। तो देखो इसके लिए ये एंगल हमारे पास कितना है, थीटा है। ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो इस कर्व सरफेस के लिए, ऐसे कोनिकल के लिए, तो ये जो स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है इसकी एरिया काउंटिंग करना है। तो पहले मेरे पास, अब अगर इसके लिए काउंटिंग करना है तो सॉलिड एंगल के लिए आपको मालूम है कि आप क्या लिखोगे, 2 पाई ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा। अब कई लोग पूछो कि सॉलिड एंगल लिया क्यों। देखो आप ये जानते हो कि अगर मेरे पास ओम की वैल्यू आ गई, सॉरी सॉलिड एंगल की वैल्यू आ गई, ओम बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक सिग्नल की, ठीक। तो सॉलिड एंगल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है मेरे पास, जैसे नॉर्मल में आप क्या लिखते हो, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो जब सॉलिड एंगल के लिए आप जाते हो तो आर्क की जगह पे क्या आता है मेरे पास, सरफेस एरिया। क्या आएगा, सरफेस एरिया अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो अगर मैं ये कह रहा हूं ये एक्चुअल में एक सॉलिड एंगल बना रहा है, ऐसा कुछ बना रहा होगा, ठीक। अगर कुछ इस तरह से ये सॉलिड एंगल बना रहा होगा तो आप ये समझो कि ये कंप्लीटली ऐसा सॉलिड एंगल बना रहा होगा और इसके ऊपर पूरा ये सरफेस होगा ऐसा, ठीक। तो अगर मैं ये थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ठीक, तो आपके पास काम बन जाएगा, क्योंकि अगर आप ये थीटा कैलकुलेट कर लिए तो ये सॉलिड एंगल की वैल्यू आ जाएगी और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये एरिया मिल जाएगी। अब थीटा आप इधर तो कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, तो आपको समझ में आया कि अच्छा अगर ये थीटा है तो ये जस्ट मेरे पास, अगर ये लाइन ऐसे सेंटर से जाके सरकमफेरेंस को टच कर रही है तो ये लाइन जो टेंजेंट है इसके जस्ट परपेंडिकुलर हो रहा होगा। और अगर परपेंडिकुलर थीटा होगा तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये कौन सा हो जाएगा, हाइपोटेनस। इस पॉइंट को ओ एज्यूम कर लो और ये सैटेलाइट है, इसे एस एज्यूम कर लो। तो अब देखो यहां से आप cos थीटा की वैल्यू बता सकते हो, तो बोलो cos थीटा इज इक्वल टू कितना कहोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये बेस, अगर थीटा ये है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस में बस आर मत लिखना, आर प्लस एच लिखना, ठीक। कितना लिखोगे बोलो, आर अपॉन आर प्लस एच, ये लिखोगे। जहां से आप इसकी वैल्यू जैसे पुट करोगे तो सॉलिड एंगल की जो वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, आर अपॉन आर प्लस एच, यही है। इसकी वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पे पुट किया, ये सॉलिड एंगल की वैल्यू है। तो मुझे जो सरफेस एरिया मिलेगा, जो सरफेस एरिया मिलेगा मुझे ए की वैल्यू, वो कितना होगा, सॉलिड एंगल इंटू आर का स्क्वायर।
यही होगा। इस आर्क के लिए, इस थीटा के लिए रेडियस यही आर है। तो आप बस बता दो यहाँ से सॉलिड एंगल की वैल्यू बोलो 2 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में इसको सॉल्व करो आर प्लस एच माइनस आर अपॉन आर प्लस एच और आर से आर कैंसिल। ये कितना हुआ 2 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन आर प्लस एच। इतनी एरिया को कवर करेगा एक सैटेलाइट। ठीक, तो इस सैटेलाइट के थ्रू इसका ब्रॉडकास्टिंग रीजन, मतलब जो हम मैच देख रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, वो जिस सैटेलाइट से आ रहा है उसमें इंडिया के सराउंडेड का एरिया वो कवर कर लिया है कि इतने रीजन तक का है। वहां पर कैलकुलेट करिए, उसके हिसाब से हम एक हाइट पे रखते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो हमारे उस एरिया को वो कवर करता है। तो अगर मुझे हाइट मालूम है, अर्थ का रेडियस मालूम है, तो मुझे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितनी एरिया को कवर कर रहा होगा वो मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझा, ये इसकी ब्रॉडकास्टिंग रीजन की वैल्यू, इस रीजन को ये कवर कर रहा है। क्या ये सैटेलाइट के मास पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। क्या ये मेरे पास अर्थ के मास पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में कहीं पर नहीं। ये सिर्फ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में डिफाइन कर रहा है। क्यों? सही बोला ना? देख लो एक बार, देख लो, समझ में आया? हट जाता हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट मार लो। चलो, हो गया? चलो, अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक, छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत मोटी बातें हैं, मतलब छोटी और वैल्यूएबल बातें हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बस आया और देखा और चला गया। ठीक है, रब करते हैं इसको। ब्रॉडकास्टिंग रीजन ऑफ ए सैटेलाइट के आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड दो तीन न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, वीडियो अपनी थोड़ी लंबी रखेंगे, बहुत छोटी छोटी वीडियो नहीं रखेंगे कि मतलब बार बार आप जाओ उसको खाली देखते रहो। ठीक है, तो देखते हैं। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। चलो, ब्रॉडकास्टिंग रीजन ऑफ ए सैटेलाइट से रिलेटेड न्यूमेरिकल, जो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखना स्टार्ट होगा। ठीक है, दो न्यूमेरिकल इससे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दिख रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन पे दिख रहा है ना? चलो, फाइंड द मिनिमम co-altitude angle, find the minimum co-altitude angle which can directly receive a which can directly receive a sign from a geostationary satellite, assuming that the radius of geostationary satellite is 7 times the radius of Earth. The radius of Earth. ठीक, तो क्वेश्चन पे कुछ ऐसा बोल रहा है कि मुझे मिनिमम को एल्टीट्यूड कितना होगा एंगल डायरेक्टली रिसीविंग साइन फ्रॉम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसमें से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है वो अर्थ की सरफेस से कितना है मेरे पास 7 टाइम। अर्थ के सरफेस से जो उसका डिस्टेंस है वो कितना टाइम है 7 टाइम, या उसकी रेडियस जो है वो कितना है 7 टाइम। ऐसा, ये 5 होता है, ये 7 होता है। ठीक है, चलो देखें आगे। चलो देखते हैं ना, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करना, आएगा, मजा आएगा, है ना? मैं विजुअलाइज कराने का ट्राई करूंगा और आपका विजुअलाइजेशन तो है ही है। यहाँ बैठे बैठे ही फ्यूचर का सोच लेते हो तो फिर तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो आपको सोचना, यही तो कॉम्प्लिकेशन है, नहीं समझ पाते हैं सर। चलो देखते हैं सर, ठीक है ना सर? देखो क्या करते हैं कि जस्ट एक मैं क्या किया, कंसीडर कर लिया, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बस अप्रोच समझने की कोशिश करना। क्या है कि इस टाइप के अप्रोच पूरे सिलेबस पे कहीं पर देखने को ज्यादा नहीं मिलता है। मैकेनिक्स वैकेनिक्स एक टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आना स्टार्ट होता है, क्योंकि वो हर जगह पे दिख रहा होता है। अब ये चीज नहीं दिख रही होती है, ये नहीं समझ में आता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड, ये सब तो कैलकुलेट करते बन गया, क्योंकि हमें मालूम है कि बॉडी सर्कुलर मोशन में चल रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करेगा। हम कहीं ना कहीं से फाइंड कर रहे थे, लेकिन अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है चीजें समझने के हिसाब से, लेकिन सॉल्यूशन बहुत हैवी नहीं, अगर एक बार समझ में आ गया तो। ठीक, देखो
मैं ये कहा कि मेरे पास यहाँ से अर्थ अपने फिक्स ऑर्बिट में सॉरी रोटेट कर रही है और जहां पर उसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो कुछ इस तरह से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, जो कि इसके सेंटर से ये ओ पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, कोई एक डिस्टेंस पे है, इस तरह, ठीक। तो ये मेरे पास यहाँ पर कितना है, ये आर है, ये आर, ठीक। और ये कितना है मेरे पास एच, आर और एच को मिला के कितना कर दिया है 7 टाइम्स रेडियस का, ठीक। अब देखो ये यहाँ से कोई सिग्नल भेजेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पे बोल रहा है किस एंगल तक का मेरे पास वो कवर कर लेगा, वो एंगल कितना होगा, को एल्टीट्यूड मतलब यहाँ से कितना झुका हुआ एंगल बताना है मुझे। तो जैसे एजम्पशंस किया कि मेरे पास वो एंगल कहाँ पर गई है, कुछ इस तरह से ऐसे एक लाइन गई होगी, ठीक है, कुछ इस तरह से ऐसे लाइन गई होगी। दूसरी लाइन के लिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये कुछ इस तरह से ऐसे गई, ठीक है। इसके सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये जस्ट इस पे कैसा होगा, परपेंडिकुलर, सिमिलर परपेंडिकुलर, यहाँ से एक लाइन जाएगी, ये भी इसके परपेंडिकुलर होगी, ये भी रेडियस के इक्वल और ये भी रेडियस के इक्वल। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ से कितने एंगल तक के रीजन को, ये इधर वाले रीजन को कवर कर, ठीक है, ये रीजन क्या होगा। तो देखो अगर मैं ये जंक्शंस कर लिया कि ये एंगल मेरे पास कितना है, थीटा, ठीक है। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, ठीक। मुझे सिर्फ एंगल बताना है, मतलब मुझे सिर्फ थीटा की वैल्यू बतानी है, उसके सिवा और कुछ नहीं बताना, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो आप बताओ खुद से कि थीटा इज इक्वल टू, ये आपको परपेंडिकुलर मालूम है और ये क्या मालूम है, बेस मालूम है कि हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। अगर मैं ये थीटा कंसीडर कर लिया हूं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। लास्ट टाइम इस एंगल को ले रहे थे हम, इस साइड की एरिया ले रहे थे, इस बार ऐसा बोला है कि यहाँ से ये झुका हुआ पोर्शन पे कितना एंगल कवर किया। तो अगर ये थीटा है तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल अगर बना रहा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये आर 90 है और ये कितना है थीटा ही हो जाएगा। तो अब बताओ यहाँ से थीटा में ये वैल्यू कितनी, खुद बताओ। तो देखो अब खुद देखो, तो आप ये बताओगे कि साइन थीटा होगा जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन दिखाता है, जहां पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आर, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है आर प्लस एच, यही है। आप खुद देखो क्वेश्चंस के हिसाब से कि साइन थीटा इज इक्वल टू आर की वैल्यू आर ही रहने दो, और आर प्लस एच की वैल्यू कितना क्वेश्चन मेंशन है 7 टाइम्स, ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स आप लिखोगे 1/7, बस यही करना था और कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा पोर्शन कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन इनवर्स 1/7, यही को एल्टीट्यूड है आप, ठीक है। देख लो देख लो देख लो, बेवकूफ बनाने के लिए बस एक क्वेश्चन था, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। चलो आगे बढ़े, चलो इसको रफ करता हूं मैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हुआ क्या, चलो चलो देखते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास, समझने की कोशिश करना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, ऐसा बेकार सा क्वेश्चन नहीं, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, ए satellite is orbiting around, a satellite is orbiting around the earth, is orbiting around the earth in a orbit
in an orbit in equatorial plane, in an equatorial plane of radius 2r, of radius 2re मतलब अर्थ के रेडियस का 2 टाइम्स, where re is the radius of earth, where re is the radius of the earth, find the area, find the area on earth this satellite cover for communication purpose. In this complete revolution, sorry, in its complete revolution, this satellite cover for communication purpose in its complete revolution. ठीक है, ऐसा छोटा सा मस्त सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा सॉल्व करने पे। देखते एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट को हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या है। चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना। रात हो चुकी है, ढंग से रात हो रही है, डेट चेंज होने वाली है ना, 11:30 हो गए हैं रात के। चलो देखते चलते हैं, है ना। समझना, अगर अभी तक दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझोगे तो प्रॉमिस है कि ये अच्छे से समझ में, और अगर नहीं समझे होगे तब और अच्छे से समझ में आएगा पीछे के दो कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझना, अब बस समझना, ये क्वेश्चन सब चीज क्लियर करता हुआ चलेगा अगर अच्छे से समझ गए तो। देखो क्या है क्वेश्चन पे, कि जैसे ये बोल रहा है कि एक इस तरह से स्पेरिकल मेरे पास अपना प्लेनेट, ठीक, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। यहाँ पर से कोई एक सैटेलाइट है जो कि इसके रेडियस, इसके अर्थ के रेडियस का कितना टाइम पे है, 2 टाइम पे है। तो कुछ यहाँ पे रख दिए, ठीक, ये आर है और ये कितना है आर, यहाँ पे सैटेलाइट। अब ये नहीं बोला है कि ये कम्युनिकेटिंग सैटेलाइट है, कहीं पर भी क्वेश्चन पे बोला है क्या, नहीं, बस ये बोल रहा है कि हाँ कम्युनिकेटिंग पे या कोई सिग्नल ये भेज रहा है, ये जियो कम्युनिकेटिंग सैटेलाइट है, बट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ऐसा मेंशन किया क्या, नहीं। ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, अब रोटेट तो करेगा, तो वो ये बोल रहा है हो सकता है कि वेदर चेक करने के लिए ये सैटेलाइट हो, या फिर ऐसा हो कि स्पाइस सैटेलाइट हो, है ना। तो अब अगर ये सैटेलाइट यहाँ पर से ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसा एक सर्कुलर मोशंस कवर, मतलब एक रोटेशंस कवर करके वापस आ रहा है, तो एक टाइम पे आया होगा, तो कुछ ना कुछ एरिया कवर करते हुए आया होगा, लेकिन उसके बाद कुछ एरिया छूटेगा भी तो ये पूछना चाहता है कि ये सैटेलाइट कितनी एरिया को कवर करे। वो परमाणु मूवी नहीं देखे थे, जॉन अब्राहम वाली, उस पे सैटेलाइट की बात हुई थी, तो उस पे जो अमेरिका की सैटेलाइट थी वो स्पाइस सैटेलाइट ही तो थी, वो अर्थ के किसी एक रीजन को तो छोड़ रही होगी, लेकिन वो उस टाइम पे अर्थ पे उसका फोकस था, तो अर्थ पे किस वाले रीजन पे, ये हो रहा था ना कि इतने टाइम के बाद ये सैटेलाइट रोटेट होके वापस से आएगी और फिर से वो पोखरण के ऊपर से जाएगी, ऐसा करके वहां पे चल रहा था उस मूवी में, देखना ऐसा बोला हुआ था कि वो सैटेलाइट हर टाइम पे नहीं थी, मतलब अर्थ के ऊपर हर टाइम पे थी, वो सैटेलाइट रोटेट करके वापस कुछ टाइम के बाद एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करके अर्थ में, मतलब उस इंडिया के मैप के ऊपर आता था, वो पोखरण वाले रीजन पे आता था, तो वो चेक करते थे उस रीजन पे, वहीं पर की मैपिंग के हिसाब से वो चलते थे, तो उसका कुछ रीजन था ना कवर करने का। तो उसी तरह से मेरे पास ये पूछना चाह रहा है कि इस सैटेलाइट के थ्रू ये कितने रीजन को कवर करेगा, ये बता, ठीक। अब देखो यहाँ पर सॉलिड एंगल, तो हम यहाँ पर इस सैटेलाइट का सॉलिड एंगल मत यूज करें, इस सैटेलाइट का, जैसे मैं एजम्पशंस किया कि ये सैटेलाइट यहाँ से कोई सिग्नल भेजे, ठीक है, चलो मैं कहता हूं कि ये यहाँ पर से कोई सिग्नल भेज दिया होगा, कुछ इस तरह से, ठीक, दूसरा कुछ इस तरह से भेज रहा होगा, ऐसा, ठीक। अब देखो जब ये यहाँ से भेजा होगा तो हमेशा इसी रीजन को ऐसे ये कवर करते हुए चल रहा होगा, क्या इस पोर्शन में सिग्नल पहुंच पाएगा क्या, इस रीजन, इस रीजन पे, ऐसे ही इसके इस रीजन पे कोई सिग्नल पहुंच पाएगा क्या, नहीं,
क्योंकि इस पोर्शन में ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट का ये रीजन कभी इसको टच ही नहीं कर पाएगा। ये नॉर्थ पोल हुआ और ये कौन सा पोल हुआ, साउथ। तो ये दो पोर्शन इसका क्या हो जाएगा, रह जाएगा। ये नॉर्थ पैच कहलाएगा और एक कौन सा पैच कहलाएगा, साउथ का पैच। दो अलग अलग रीजन, एक नॉर्थ का ये वाला रीजन रह जाएगा पूरा, और एक कौन सा हो जाएगा, ये साउथ का हो जाएगा। अब कई लोग ये बोल रहे होंगे तू काहे के लिए दिमाग खराब कर रहा है अपना, तू सॉलिड एंगल लेना यहाँ पे। तो देखो अभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं इस कोण के लिए, इस रीजन के लिए सॉलिड एंगल लिया इसका, तो एक्चुअल में सिर्फ इस रीजन का आएगा, ना कि इस अर्थ के इस रीजन को जिसको ये कवर कर रहा है वो रीजन नहीं आएगा भाई। मुझे अर्थ का ये कवरिंग ऑफ रीजन चाहिए। इस अर्थ के थ्रू ये कितना, मतलब ये सैटेलाइट के थ्रू ये अर्थ का कितना रीजन कवर होगा, मुझे ये चाहिए। ना कि ये चाहिए कि इसका ये सॉलिड एंगल का ये एरिया कितना होगा, ये कर्व सर्कल नहीं। इसका 360 डिग्री में इधर स्फेरिकल आएगा भाई, इस साइड। तो अगर मैं इस सॉलिड एंगल की बात करूंगा तो मुझे इस कर्व एरिया बस की वैल्यू आएगी, और जबकि चाहिए मुझे कैसा, इस स्फीयर के ऐसे रीजन। ये ऊपर का पोर्शन का तो खाली रह गया, अब मुझे चाहिए सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट, तो मैं यहां से नहीं लगा सकता ना, लेकिन लगेगा सॉलिड। आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब क्या फाइंड करना पड़ेगा, अगर आप देखो तो इसके सेंटर से यहां तक जो लाइन जाएगी वो रेडियस के इक्वल होगी। सिमिलर अगर आप देखो तो ये भी तो इसी तरह से जाएगा। आप ये देखो कि ये जो पोर्शन बनेगा ये कंप्लीटली एक सॉलिड एंगल की तरह बनेगा या नहीं बनेगा। ये पूरा एक सॉलिड एंगल बन के निकल के आएगा, और ये सॉलिड एंगल के इस एंगल को अगर मैं थीटा एज्यूम तो जितना अप साइड होगा उतना ही डाउन साइड। ठीक, तो ये पैच के रीजन को, मतलब इस एरिया को मैं क्या कंसीडर कर लिया हूं, एपी कंसीडर। ये पोल की एरिया है, ये रिमेनिंग एरिया है। इस टोटल मेरे पास एरिया से ये दोनों अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना एरिया कवर हुआ वो मिल जाएगा। तो मेरे पास ये एरिया कितना है, ये सॉलिड एंगल, तो ये थीटा है। तो इस थीटा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो मुझे ये नहीं मिल जाएगा क्या कि सॉलिड एंगल में मुझे अभी कुछ देर पहले मैं बोला हूं कि 2 पाई 1 माइनस कितना होता है, cos थीटा। थीटा की वैल्यू मिल जाएगी तो ये ओम की वैल्यू, सॉलिड एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर सॉलिड एंगल की वैल्यू मिलेगी तो आप लिखते हो क्या, इस सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, यही होगा। जहां से ये सरफेस एरिया जो निकल के आएगा ये एरिया ऑफ कौन सा हो जाएगा, पोल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ जो पोल बचेगा वो पाई इंटू आर का स्क्वायर हो जाएगा, और एरिया ऑफ पोल निकलेगा तो उसका 2 टाइम कर दूंगा। तो मेरे पास सैटेलाइट का जो कवरिंग एरिया होगा, एरिया ऑफ कौन सा, कम्युनिकेशन का जो होगा, वो कितना होगा मेरे पास, ये बताओ। पूरा इस पूरे स्फीयर का एरिया कितना होगा बोलो, 4 पाई आर का स्क्वायर। इसमें से ये एपी की एरिया सब्सट्रैक्ट किया, एपी एक ऊपर है और एक कौन सा है, नीचे है। ये भी तो एपी के ही इक्वल होगा, और अगर होगा तो माइनस ऑफ 2 एपी कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यही तो एरिया ऑफ कम्युनिकेशन पूछा है। अब जो दिमागदार है वो काउंटिंग कर ले, और नहीं होगा तो देखेगा आगे, तब भी देखेगा। अगर दिमागदार है तब भी देखेगा, देखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ईगो पे लेके बोलेंगे ऐसा क्या, कैसे देखना पड़ेगा, तू अभी हमारे कंट्रोल में, रुक बताते हैं। वीडियो कट। ठीक, देखो पहले समझो फिर अब मैं से थोड़ा सा बाहर। अगर ये थीटा है तो ये इसके ऊपर जस्ट कैसा होगा, ये आर गिवन है, ये आर ई है और ये आर। आप देखो ये आपको, ये थीटा है, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया थीटा। तो अब आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो थीटा। आपको देखो ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, हाइपोटेनस। तो आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन मालूम है, साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाई ऑफ 2 आर हो जाएगा, और आर कैंसिल तो 1/2। और साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब मिलती है, जब थीटा की वैल्यू कितना डिग्री हो, 30 डिग्री हो। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर से एपी की वैल्यू आपके पास कितनी होगी बताओ, सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई 1 माइनस कॉस का कौन सा डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, यही होगा। ठीक, इनटू आर का स्क्वायर।
आप बताओ एपी की जो वैल्यू मिलेगी वो 2 पाई 1 - cos, ये आर स्क्वायर लिख लो, 2 पाई आर स्क्वायर 1 - cos 30 की वैल्यू √3/2। तो आप एपी की वैल्यू जो बताओगे तो कितना होगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर और ये 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, यही होगा। ठीक, अब बस एक कम्युनिकेशन की वैल्यू आप बता सकते हो, बोलो एरिया ऑफ कम्युनिकेशन के लिए कितना होगा या सिग्नल के लिए कितना होगा, आप देख के बता सकते हो, बोलो 4 पाई आर स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ एपी, ये मेरे पास कितना होगा बोलो 2, एपी की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, ठीक, और ये कितना हुआ 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो आप लिखोगे ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2 पाई आर स्क्वायर और ये कितना हुआ 2 माइनस, देखो 2 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, एक 2 बचेगा और यहाँ पर से कंप्लीटली -2 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो आपको ये दिखेगा ये दो टर्म कैंसिल, ये 2 स्क्वायर रूट 3 पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ कौन सा होगा, कम्युनिकेशन का होगा। इतनी एरिया को ये क्या कर रहा होगा, कवर कर रहा होगा, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एकदम सही, झमाझम आंसर। चीजें समझे, मजा आया। देखो पहले अच्छे से देखो, ओह ये सॉल्यूशन लिख देता हूँ, नहीं तो पता चला कई लोग स्क्रीनशॉट मारेंगे और फिर इसका कौन क्वेश्चन कौन सॉल्यूशन सब एक ही है। मार लिए स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़े। केपलर लॉ देखें, थ्योरी में नहीं लिखा रहा हूँ केपलर लॉ, ठीक है, जेई में इसकी थ्योरी नहीं पूछी जाती, मतलब हाँ थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करने को पूछी जाती, बाकी पूछा जरूर जाता है, ठीक है। चलो हटाऊं इसको, देखो कई लोग इसको बहुत पहले पढ़ाते हैं केपलर लॉ को, लेकिन मेरी हैबिट थोड़ी दूसरी टाइप की, केपलर लॉ में एकदम आखिरी में पढ़ाता हूँ, अपने अपने तरीके हैं, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात, कोई सबका तरीका अपना अपना बेस्ट होता है ना। देखो अपने हिसाब से सब सेट करते हुए चलते हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, केपलर लॉ की बात करते हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, केपलर लॉ की बात, हेडिंग डालू, चल देखते हैं, आओ इधर, केपलर लॉ की बात करते हैं। देखो कोई प्लेनेट, ठीक है, या कोई भी प्लेनेट अपने सन के अराउंड, कोई भी प्लेनेट अपने सन के अराउंड किस तरह से मूव करेगा, क्या क्या उस पे होगा, ये इससे रिलेटेड 3 केपलर ने लॉ दिए। पहले कि मतलब किस शेप में घूमेगा, कहाँ पे फास्ट और कहाँ पे स्लो होगा, और टाइम पीरियड के साथ रिलेशन, ये 3 चीज केपलर ने दी। इन 3 चीजों को केपलर ने मिला के एक फॉर्मेट ऑफ बनाया था जिसे केपलर्स के लॉ कहते हैं, और केपलर्स के 3 लॉ निकले, ठीक है, कितने लॉ निकले थे, 3 लॉ, तो तीनों लॉ को मैं एक एक बार में बताते चलता हूँ, आप समझते चलो, ठीक है। देखो फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूँ, कौन से लॉ की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट लॉ की बात करता हूँ। देखो तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि कोई भी प्लेनेट, एनी प्लेनेट मूविंग अराउंड कैसा, सन, इन इलिप्टिकल पाथ, कैसे पाथ में हमेशा मूव करेगा, इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा, कोई भी प्लेनेट अपने स्टार के सराउंडेड या कोई भी सैटेलाइट अपने प्लेनेट के, नेचुरल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि सराउंड किस फॉर्मेट में मूव करेगा, हमेशा इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा। तो एक्चुअल में अगर इलिप्टिकल पाथ में मूव किया तो कुछ इस तरह से होगा, ऐसा, ठीक, इलिप्टिकल पाथ में जो ये एक्सिस है,
जो ये लंबी लाइन होती है इसे मेजर एक्सिस, कौन सा एक्सिस कहते हो? मेजर एक्सिस। और ये जो छोटी लाइन होती है इसे कौन सा एक्सिस कहते हो? माइनर एक्सिस। इसे कौन सा एक्सिस कहोगे? इसे मेजर एक्सिस कहोगे। और ये कौन सी एक्सिस होगी? ये कौन सी एक्सिस होगी? माइनर एक्सिस। ठीक, इस तरह से दो एक्सिस देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो इस पे एक्चुअल में कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं, एक ये और एक ये फोकस हुआ। एक इलिप्टिकल में अगर ये बात की जाए कि इसको फर्स्ट फोकस और इसे सेकंड, तो किसी एक फोकस में एक्चुअल में मेरा क्या रहेगा? स्टार रहेगा। जैसे मैं ये कहा कि ये मेरे पास सन है, हाँ ये किसी की आंखें दिख रही मैं मान रहा हूँ, रात में 12 बज रहे हैं और ये एक चुड़ैल की आंख है। तो इधर देखो कोई चुड़ैल नहीं है, तुम लोगों से बड़ा अभी चुड़ैल कोई नहीं दिखे, पेपर देने जाना तो सब चुड़ैल एक ही बार में दिख जाएगी। ठीक है, ये कोई एक पॉइंट पे मेरे पास ये क्या है? सन। ठीक, अब देखो इसके सराउंडेड एक इलिप्टिकल पाथ में मेरे पास क्या मूव करेगा? मेरे पास क्या रहेगा? अपना प्लेनेट रहेगा जो कि कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक, ये मेरे पास प्लेनेट है, या मेरे पास इसको मैं क्या कह लेता हूँ? अर्थ कह लेता हूँ। अर्थ भी तो अपना एक प्लेनेट है। तो अपना कोई भी प्लेनेट अपने कैसे, प्लेनेट जो होता है वो कैसे अपने सन के सराउंडेड जो मूव करता है वो किस पाथ में मूव करता है? मेरे पास एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। ठीक, अब देखो जब भी प्लेनेट जब भी प्लेनेट सन के पास हो जब भी प्लेनेट सन के पास हो तो इस डिस्टेंस को R1 को हम क्या बोलते हैं? प्रीहीलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीहीलियन कहते हैं। ठीक, यही कहते हैं कि और कुछ कहते हैं? प्रीहीलियन या परहीलियन? परहीलियन कहते हैं भाई, मैं लिख के भी गलत बैठा हूँ। क्या कहते हैं? परहीलियन। ठीक, और ये क्या होता है मेरे पास? सन से कहाँ तक? इस पॉइंट पे अगर मेरे पास प्लेनेट पहुंचा, कौन से पॉइंट पे? इस पॉइंट पे जो सन से फार साइड का डिस्टेंस है, नियर वाले को परहीलियन और दूर वाले को अफीनियन। अब हीलियन। ठीक, मुझे ये हमेशा भूलता था, तो मेरे बाजू में मेरे एक सर बैठते हैं, तो बोले कि ऐसा करने का, पास वाले को परहीलियन बोलने का और दूर वाले को अफीलियन कह देने का। एक पास वाला हो गया तो पास मतलब पी कर लेना तो परहीलियन। मैं बैठ के ऐसे ही रट रहा था, मुझे ये बहुत कंफ्यूजन होता है ना? रट क्या रहा था मतलब बार बार पढ़ रहा था, मैं बोल रहा था, ये भूल जाता है मुझे। कोई क्वेश्चन पे आ रहा था तो वो बोलते हैं कि ऐसे करो कि इसको परहीलियन ले लो और इसको कौन सा ले लो? अफीलियन। ठीक है, शिव शंकर सर नाम है उनका, क्रेडिट दे देते, नहीं तो कल को पता बोले तो मैं बताया और क्रेडिट नहीं दिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ था क्या का। ठीक, दूसरे लॉ पे चलते हैं। तो दूसरा लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ। कौन सा लॉ? सेकेंड लॉ की बात मैं करता हूं। ये कौन सा लॉ है मेरे पास? सेकेंड लॉ की बात करता हूं। ठीक, तो सेकेंड लॉ ये कहता है, अब देखो फर्स्ट लॉ तो सबको समझ में है, अब सेकेंड लॉ की बात। सेकेंड लॉ ये कहता है कि कभी भी, ठीक, इस प्लेनेट को एक इक्वल एरिया ट्रेवल करने में एक सेम टाइम लगेगा। जैसे कभी मैं बोला कि मेरे पास यहाँ पर अपने फर्स्ट फोकस पे हम अपने सन को ले लिए, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से कुछ। ठीक, ऐसा। तो ये कहता है कि किसी भी प्लेनेट सन के सराउंड घूमने पे एक इक्वल एरिया ट्रेवल करने में एक इक्वल एरिया ट्रेवल करने में एक सेम टाइम लगता है। जैसे अगर मैं ये बोला कि एक ये है और दूसरा ये है,
तो दोनों के अगर एरिया सेम है, A1 की वैल्यू अगर A2 के इक्वल है, तो ये बोलता है कि टाइम भी दोनों का कैसा होगा, सेम होगा। तो केपलर सेकंड लॉ कहता है कि कोई भी प्लेनेट अगर मेरे पास सन के सराउंडेड अगर मूव कर रहा है या अपने मतलब स्टार के सराउंडेड मूव कर रहा है कोई प्लेनेट, तो उसको एक इक्वल एरिया ट्रेवल करने में एक इक्वल टाइम लगेगा। अगर वो A1 टाइम एक लिया और A2 टाइम अगर इक्वल है, तो उसे कितना टाइम लगेगा, दोनों में लगने वाला टाइम कैसा होगा, सेम। तो यहाँ से एक रूल निकल के आता है कि देखो, अगर मैं ये बोल रहा हूँ दोनों में स्पीड कैसी है, डिफरेंट डिफरेंट है, ये मैं कंसीडर कर लिया ये V2 है, और यहाँ पर की स्पीड कौन सी है मेरे पास, V1 है, ठीक। तो अब देखो, एक की स्पीड V1 है और एक की स्पीड कितनी है, V2। तो अब समझने की कोशिश करो, समझना, ठीक। इक्वल एरिया इक्वल टाइम में ट्रेवल कर, ठीक। तो देखो, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये डिस्टेंस कैसा है, ज्यादा है, और यहाँ पे सन से इस ऑर्बिट तक की डिस्टेंस कैसी है, कम है। तो अगर ये R1 कम है, ये R2 कैसा है, ज्यादा है, तो मैं ये लिखते चलता हूँ, समझना। ये कौन सा होगा, R1 होगा, और ये कौन सा होगा, R2। कुछ देर बाद इसको मैं एक क्वेश्चन में डिराइव करूंगा प्रॉपर, पहले आप इसे देखो। ये लेंथ को मैं L2 कंसीडर कर लेता हूँ, और इस लेंथ को क्या कंसीडर कर ले रहा हूँ, L। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि R2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन ऑफ कौन सा है, R1, और L1 की जो वैल्यू है वो कैसी होगी, ग्रेटर देन ऑफ L2 होगा। ये चीज है। तो आप ये समझो कि इक्वल एरिया ट्रेवल करने में इक्वल टाइम लगेगा, ठीक। तो मेरे पास जो एरिया होगा वो कितना होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू साइड होगा। तो मैं अगर इस केपलर के लॉ के हिसाब से कह रहा हूं कि A1 की वैल्यू A2 के इक्वल होनी चाहिए, तो आप ये लिखोगे कि R1 इंटू कितना होगा, L1 इज इक्वल टू R2 इंटू कितना होगा, यही होगा, होगा। देखो, अब यहीं से समझने की कोशिश करना, मैं थ्योरी तुक्का मारने से बेटर मैं इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें मालूम है कि ये इस लेंथ कवर करने में अलग अलग टाइम लगे, क्योंकि एक के लिए लेंथ कम है और दूसरे के लिए लेंथ ज्यादा है, बट आप ये भी देख रहे हो कि दोनों का टाइम कैसा है, सेम है। तो आप ये जानते हो कि टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T2 की कंडीशन पे ये कितना होगा, L2 बाय ओ क्या होगा, V1, और ये सॉरी V2, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, L2 की जगह पे ये कितना हो जाएगा, L1 V1। तो आप ये बताओ, ये सब इक्वल होगा टाइम के, तो आप ये बताओ, अब यहाँ से L2 की जो वैल्यू होगी वो V2 इंटू टी हो जाएगा, और L1 की जो वैल्यू होगी वो V1 इंटू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो जहां से ये कितना होगा, R1, L1 की वैल्यू जो होगी वो V1 इंटू टी, R2, और L2 की जो वैल्यू होगी वो भी V1 सॉरी L2 की जो वैल्यू होगी वो V2 इंटू कितनी हो जाएगी, टी। टी और टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आप देखो, ये खुद सोचो, R1 V1 इज इक्वल टू R2 V2, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये डिस्टेंस इनटू स्पीड और ये डिस्टेंस इनटू स्पीड इक्वल है। आपको खुद मालूम है कि R2 की वैल्यू ज्यादा है और यहाँ R1 की वैल्यू कम है, तो ये डिजिट छोटी तो नहीं हो सकती इसके इक्वल होने के लिए। मतलब इसका ये हुआ कि V1 की वैल्यू ज्यादा है किसके, V2 से। मतलब जब मेरे पास सन कैसा प्लेनेट कैसा होगा, सन के नियर साइड होगा, तो स्पीड कैसी होगी, ज्यादा होगी। मतलब यहां से मैं ये समझा कि वेन प्लेनेट या अर्थ नियर टू द सन, स्पीड कैसा होगा मेरे पास, ज्यादा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्पीड इंक्रीज कर जाएगा, स्पीड क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जब मेरे पास यही कैसा होगा, फार साइड होगा,
तो स्पीड क्या कर जाएगा मेरे पास, स्पीड क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, मतलब केपलर ने सेकेंड लॉ में ये तो कहा कि एक इक्वल एरिया ट्रेवल करने में इक्वल टाइम टेकन होगा, बट उसने ये भी मेंशन किया कि जो पास में, जब प्लेनेट सन के पास में पहुंचेगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और जब दूर होगा तो स्पीड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इन सभी में समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है, मतलब एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे भी कैसा है मेरे पास, कंजर्व है। ठीक, इसी में अब लास्ट रूल पे हम लोग आते हैं, कौन से रूल पे, थर्ड लॉ। ठीक, तो थर्ड लॉ में ये बोला गया, केपलर ने ये बोला कि किसी भी प्लेनेट को या सैटेलाइट को, नेचुरल सैटेलाइट और नेचुरल प्लेनेट की बात कर रहा हूँ, हालांकि किसी की भी बात करो, ठीक, तो हमारे पास केपलर ने अपने थर्ड लॉ में ये बताया कि किसी भी प्लेनेट को सन के सराउंडेड मूव करने में जो भी टाइम पीरियड लगता है, या मतलब सर का वन सर्कल कंप्लीट करने पे या सन के सराउंडेड वन रोटेशन कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगता है, उस टाइम पीरियड का अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लेनेट के क्यूब के। मतलब ये बोला गया कि मेरे पास जो रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड होगा, जो एक रोटेशन कवर करने में जो टाइम पीरियड लग रहा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लेनेट के क्यूब के। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ आर की पावर में कितना है मेरे पास, 3। यहाँ पे केपलर के 3 लॉ थे, तीनों हमने यहाँ पे डिस्कस किए। देख लो एक बार अच्छे से, देख लो यहाँ पे। चल, चले आगे। अच्छा, एक चीज रह गई ना, देखो, रेयर ऑफ एक आध दो सैटेलाइट ही गलती से लगभग लगभग सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है। गलती से एक आध दो ही कंडीशंस पे ऐसा होता है कि सर्कुलर पाथ कवर करता है। एकदम ऐसा मम्मी कसम नहीं है उसका कि एकदम सर्कुलर ही रहेगा। एक्चुअल में कैसा है, ये दोनों के बीच का जो फोकस पॉइंट का बीच का जो डिस्टेंस है, वो लगभग लगभग इतना नेग्लिजिबल हो जाता है कि वो सर्कुलर अपियर होना स्टार्ट। ठीक है, चलो, तो अब इसको रफ करता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, ये लास्ट है, इसके बाद लास्ट पार्ट बचेगा, और लास्ट पार्ट की वीडियो बहुत लंबी होगी। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, देखो। चलो, क्वेश्चन कैसा बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू केपलर सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू केपलर सेकेंड लॉ ऑफ प्लेनेट planetary, है ना, according to Kepler second law of planetary motion, the line joining the line joining the sun to a planet, the line joining the sun to a planet sweep out area, sweep out equal area in equal time interval, sorry, equal area in equal time interval, so that this is a consequence of the law of conservation of angular momentum. The path of the planet is an ellipse. ठीक है, इस तरह का लगभग लगभग कंसीडर करते हुए हमें चलना है। ठीक है, बस हमें केपलर के सेकेंड लॉ के फॉर्मेट को डिराइव करके दिखाना है। चलो देखते हैं, इजी टाइप का फॉर्मेट है, बहुत भारी सेगमेंट नहीं है। चलो देखो, जैसे मैं इसके सॉल्यूशन पे चलता हूँ। ठीक,
सबसे पहली बात, जैसे अगर मैं ये कहा कि इलिप्टिकल पाथ बोल रहा है तो इलिप्टिकल ही कंसीडर कर लेते हैं, कौन से पास बात है क्या? नहीं। एक फोकस में चुपचाप ऐसे सन को कंसीडर कर लेते हैं। इस पॉइंट पे ये अपने पास सन कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट फोकस पे। सेकेंड फोकस को एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, मेरे पास मेरा प्लेनेट इस पॉइंट पे है अभी। ठीक, इस पॉइंट को ए कंसीडर कर लो, यहां से मूव करते हुए किसी सेकेंड पॉइंट बी तक पहुंच गए। ठीक, लगभग लगभग मेन डिस्टेंस को मैं आर कंसीडर कर लेता हूं, या ऐसा कंसीडर कर ले रहा हूं कि ये एक कैसा है मेरे पास सर्कुलर पाथ टाइप का है। ठीक, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मेरे पास इस डायरेक्शन पे कितनी है, स्पीड कितनी है, टेंजेंट स्पीड कंसीडर कर लो v है। ठीक है, अब देखो अगर ये v स्पीड, ठीक है, तो देखो इस पोर्शन में अगर यहां से यहां मूव किया तो थोड़ा एंगल तो चेंजेस हुआ हो, जिसे मैं कितना कंसीडर कर लेता हूँ थीटा। तो इस पोर्शन की कुछ ना कुछ एरिया होगी, तो एरिया ओ अगर मैं फाइंड किया कि मेरे पास किसकी, ए बी एस के लिए, ठीक, तो ए बी एस के लिए अगर मैं एरिया फाइंड किया तो ये पूरी एरिया का जस्ट हाफ पोर्शन होगा। तो ये देखने पे लगभग लगभग किसके जैसा दिख रहा होगा, ट्रायंगल की तरह दिख रहा होगा, जिसे आप कितना लिखोगे एक्चुअल में, हाफ, ये लिखोगे, यही लिखोगे हाफ। ट्रायंगल के लिए एरिया कितना होता है, हाफ इनटू बेस इनटू क्या लिखते हो आप, हाइट लिखते हो, ऐसा ही लिखते हो। तो आप इसे लिखोगे हाफ, बेस के लिए आप कितना लिखोगे देखो, या फिर इसके लिए बेस के लिए आप आर लिख लो या ए एस लिख लो, और एक कितना लिख लो, ए बी लिख लो, ऐसा ही तो लिखोगे। इसके बाद हाफ, ठीक, इसे आप कितना लिखोगे, हाफ, ए बी की वैल्यू जो होगी, ए से बी तक की जो वैल्यू होगी ये आर्क के जैसा ही तो बिहेव करेगा, और ये ए एस किसके जैसा बिहेव करेगा, आर के जैसा। ए बी की वैल्यू कितनी होगी बोलो, ए से बी तक की वैल्यू कितनी होगी, आप लिखते हो ना, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन क्या लिखते हो, रेडियस। ए बी एक्चुअल में आर्क ही तो है, तो आप कितना लिखोगे, ए बी अपॉन ऑफ आर। तो ए बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो थीटा इंटू कितनी हो जाएगी, आर। तो आप डी ए की जो वैल्यू काउंटिंग करोगे वो कितना लिखोगे बोलो, यहाँ पर से ए बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये थीटा इंटू आर हो जाएगा। आप इस पूरे फॉर्मेट को देखो अच्छे से, तो आप कितना लिखोगे, हाफ, यही लिखोगे, इनटू कितना हो जाएगा ये मेरे पास आर स्क्वायर इंटू डी थीटा, यही होगा। देख लो अच्छे से, डी ए की वैल्यू हाफ आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब यहां तक तो हो गया। अब मुझे एक्चुअल में इक्वल एरिया इक्वल टाइम में ट्रेवल करता है ये प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक, अब चलो प्रूफ तो करना है, अच्छा इसको थीटा भी हटा दो ऐसा। ठीक, लेकिन ये थीटा क्या पूरे इस रोटेशंस के इक्वल होगा क्या, नहीं, ये थीटा भी एक्चुअल में कैसा होगा, स्मॉल थीटा ही होगा। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये कौन सा है मेरे पास, डी थीटा। तो आप ये लिखोगे ये डी थीटा है, ये कितना है, डी थीटा, तो इसे आप डी थीटा ही लिखोगे एक्चुअल। ठीक, अब देखो अगर मैं इसे दोनों साइड ऑफ टाइम से कंसीडर करने के लिए बोल दिया कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट ही कर रहा हूँ, या फिर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इसका रेट ऑफ चेंजेस देख लेता हूँ, तो मेरे पास ये कितना हुआ, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई ऑफ डी टी, यही लिखोगे, यही लिखोगे। अब देखो डी थीटा बाई ऑफ डी टी कितने को है, अगर आपको अच्छे से याद है तो चेंजिंग ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को ही आप एंगुलर वेलोसिटी भी तो कहते हो। तो आप ये लिखोगे डी ए बाई ऑफ डी टी इज इक्वल टू हाफ, और ये कौन सा हुआ, ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, यही हुआ। ठीक, अब अगर ये चीज हो गया तो अब आप देखो आपको अभी भी लगभग लगभग कुछ दिखना स्टार्ट हो गया, नहीं दिख रहा होगा। हो सकता है लोगों को लग रहा हो कि ओमेगा तो हमेशा कैसा करेगा, वेरी करेगा, क्योंकि स्पीड तो वेरी कर रही है, डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है। चलो कोई बात, अच्छे से देखना, मैं ये कंसीडर किया
कि मेरे पास इस प्लेनेट का मास जो है वो कितना है मेरे पास, स्मॉल है। सन को तो हम रेस्ट पे कंसीडर करके चल रहे हैं। ये कितना हो गया, हाफ। एम से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, एम से डिवाइड, एम ओमेगा इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम। अब देखो, अगर अच्छे से देखो तो डी ए बाई ऑफ डी टी, आप इसे हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन एम लिखते हो। और अगर अच्छे से देखो तो एम इंटू आर स्क्वायर को कितना कहते हो, बोलो, ये आई के इक्वल होगा, जहां से डी ए बाई ऑफ डी टी इज इक्वल टू हाफ, ये कितना हुआ, आई इंटू ओमेगा बाई एम हो गया। और अगर अच्छे से देखें तो डी ए बाई ऑफ डी टी इज इक्वल टू हाफ आई इंटू ओमेगा को क्या लिखते हो, एंगुलर मोमेंटम अपॉन मास, तो ये एक्चुअल में हो जाएगा एल बाई टू जी। और यही प्रूफ होके रख गया अपने पास। अब देखो एल बाय टू एम, एल बाय टू एम। अब अगर मैं ये कहूं कि ये मेरे पास कांस्टेंट है, क्योंकि अगर मैं इस पूरे बॉडी के अंदर देखूं तो इसमें टॉर्क की वैल्यू कितनी है, देखो जो क्वेश्चन में बोला था मैं बस उस फॉर्मेट से यहाँ से रन करते हुए यहाँ, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मेरे पास ये आंसर है ये कांस्टेंट ही तो है, क्योंकि देखो एंगुलर मोमेंटम कैसा है, कंजर्व होता है। अगर कहीं पर यहाँ पे टॉर्क नहीं लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, कंजर्व होगा। तो आप देखो टॉर्क की वैल्यू कितना कहोगे, अगर अच्छे से देखो तो आपके पास एक फोर्स इधर ही तो आ रहा है, ये फोर्स कौन सा है, मेरे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के जैसा ही तो बिहेव करेगा। या फिर मैं ये कहा कि ये मेरे पास m है, ठीक, ऐसा ही तो कहोगे। इसकी डिस्टेंस है तो मेरे पास क्या कहोगे, इस पे एक ही फोर्स तो लग रहा है, इस फोर्स को मैं F कह दिया, और कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है दोनों, ठीक। तो अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और मेरे पास आर की डायरेक्शन देखो दोनों टूवर्ड्स ऑफ सेंटर है, जिसे मैं कितना लिखूंगा, साइन 180, ये लिखोगे। या तो फिर आप ये लिखो एक्चुअल में कि मेरे पास जो टॉर्क वो कितना है, मेरे पास आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर होगा ग्रेविटेशनल के लिए। और आप ये जान रहे हो कि आर वेक्टर पैरेलल होता है एफ जी के, ठीक है, डिस्टेंस मेरे पास एफ जी की डायरेक्शन पे तो है। तो अगर ये पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, या तो 0 डिग्री लिखोगे, एक्चुअल में होगी 180, क्योंकि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हो, डायरेक्शन इधर, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो 180 डिग्री लिख लो, ठीक है। आपके पास टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई, 0, ठीक। और अगर टॉर्क 0 है तो ई डेल एल की वैल्यू भी 0 होगी, मतलब एल कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। और अगर एल कांस्टेंट है तो आपको खुद पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मेरे पास एल बाई टू एम है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट और मास कांस्टेंट, तो मतलब मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कैसा होगा, कांस्टेंट हो, मतलब एक इक्वल एरिया ट्रेवल करने में एक इक्वल टाइम ले रहा होगा। यही केपलर का सेकंड लॉ है। देखो प्रूफ हो गया, देख लो एक बार, हो गया। चलो इस पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट को अच्छा लंबा रखेंगे और लगभग लगभग पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है।